अध्याय 322। जैसे ही गुआनगांग अचानक वहां प्रकट हुआ, हर कोई भीतर ही भीतर कुढ़ उठा। सबने सोचा ये गुआंग यहां मदद करने नहीं बल्कि और ज्यादा बखेड़ा खड़ा करने आया है। पर गुआनगांग ने कमाल की शांति बनाए रखी और बड़े ठंडे अंदाज में दावा किया कि वह भला कैसे उन्हें खतरे के मुंह में अकेला छोड़ सकता है। ये सुनकर सबकी आत्मा ही कांप उठी और उन्होंने तुरंत पलटकर कहा कि असल में उसका यहाँ होना ही उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यूची ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने बस हल्के से अपनी रक्षात्मक ढाल को छुआ और उसमें एक दरार आनी शुरू हो गई। ये दरार पहले छोटी सी थी पर तेजी से फैलती चली गई और एक रहस्यमय बैंगनी ऊर्जा उसके भीतर से रिसने लगी। पास खड़ी एक लड़की ने दूचैन के चेहरे पर कुछ अटपटा सा देखा और पलटकर देखा तो हैरत से उसकी सांसें अटक गईं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गुआनगांग का ठंडा भयानक चेहरा ठीक उसके सामने था। उसकी जमी हुई आंखों और शैतानी मुस्कान के साथ उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि उसने कितनी तेजी से बात पकड़ ली। पर अफसोस, अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ढाल एक साबुन के बुलबुले की तरह फट चुकी थी। जैसे ही सबको अपनी मुसीबतों का एहसास हुआ, एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने सबको इधर उधर बिखेर दिया। जो भी पास थे वे सदमे की लहर से दूर युद्ध के मैदान में जा गिरे। हर तरफ से मदद के लिए चीखें सुनाई दे रही थीं। कुछ तो पूरी तरह सुन्न थे, जबकि कुछ अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे। गुआनगांग ने डर का नाटक करना शुरू कर दिया, शरीर कांपते हुए चिल्ला रहा था कि सब वहां से तुरंत भाग जाएं। उसने चेतावनी दी कि दुश्मन बहुत ताकतवर है, ये एक जाल है और बुजुर्गों ने उन्हें भागने का मौका देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग अपने घावों से तड़प रहे थे जो धीरे धीरे उन्हें निगल रहे थे। ऐसा ही होता है जब कोई गुचांग से पंगा लेने की कोशिश करता है। उस ठंडे युद्ध के मैदान में अब बस कहीं कहीं खून के धब्बे बचे थे। इस बीच बाकी लोग गुआनगांग के दमदार नाटक से इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे खुद को भाग्यशाली मान रहे थे कि बुजुर्गों ने उनकी रक्षा की, जबकि उन्हें उस क्रूर सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। ये सच कभी किसी को पता नहीं चल सकता था, क्योंकि सारे गवाह खत्म हो चुके थे। गुआनगांग का अभिनय, सच कहूं तो, एक अलग ही स्तर का था। उसके बाद सभी युद्धपोतों पर पीछे हटने लगे और जो कुछ हुआ था उसके बारे में बातें करते नहीं थक रहे थे। हालांकि नर्क संगठन अब खत्म हो चुका था, फिर भी उन्होंने एक दूसरे को सतर्क रहने की याद दिलाई, क्योंकि नर्क का स्वामी अभी भी कहीं बाहर था। कहीं और तीसरा हॉलमास्टर दुख भरे लहजे में नर्क के राजकुमार से पूछ रहा था कि पूरे संगठन को बिखरते देखकर उसे कैसा महसूस हो रहा है। राजकुमार ने अपने हाथों की ओर देखा और स्वीकार किया कि वे बेबस थे, क्योंकि गुआनगांग बस बहुत ताकतवर था। उसने मन ही मन सोचा कि गुआनगांग जैसे भयानक शख्स को केवल नर्क का स्वामी ही रोक सकता है, जो अब मर चुका है। दृश्य एक भव्य महल में बदल गया जहां नर्क के सदस्य इकट्ठा हो रहे थे। राजकुमार और तीसरा हॉलमास्टर दोनों ये देखकर चौंक गए कि दादी मांग और दूसरा हॉलमास्टर भी वहां पहुंच गए थे। दादी मांग ने उन दोनों को देखकर एक समझ भरी मुस्कान दी। दूसरा हॉलमास्टर भी ये देखकर हैरान था कि राजकुमार भी पहुंच गया था। इस अजीबोगरीब मिलन के बाद हर कोई थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। जब तनाव बड़ा हुआ था तभी हु चांग अंदर आया और उसने बेतरतीब ढंग से कहा कि उन सबको एक साथ देखकर उसे उनका शिकार करने की परेशानी से बच गया। हु चांग ने महल के असली मालिक से परिचय कराया और उन्हें रुककर उसकी मदद करने का आदेश दिया। दूसरे बुजुर्ग ने तुरंत आपत्ति जताई, ये सोचते हुए कि वह लड़की उन्हें नेतृत्व देने के लिए बहुत कमजोर थी। दादी मांग भी सहमत हुई और कहा कि वह लड़की इतनी कमजोर है कि वह उसे आसानी से हरा सकती है। राजकुमार ने भी सिर हिलाया और स्वीकार किया कि शक्ति के मामले में वह वास्तव में उनकी लीग में नहीं थी। तीसरे हॉलमास्टर ने भी अपनी नाराजगी दिखाई, ये सोचते हुए कि गुइचांग इस लड़की को इतना क्यों पसंद करता है। उन्हें अपनी ओर हीन दृष्टि से देखते हुए लड़की बस मुस्कुराए और कहा कि वह गुआनगांग के साथ उनसे ज्यादा समय से है, यही कारण काफी था। उसने आगे कहा कि वे शायद उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उसने गुआनगांग से उसकी बात का समर्थन करने के लिए कहा। बाकी चारों पूरी तरह से चौंक गए और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्या सचमुच कोई ऐसा नियम था जो पहले शामिल होने वाले पर आधारित था। गुआनगांग मुस्कुराया और पुष्टि की कि उसे शामिल होने के क्रम की परवाह है और जो पहले आया था उसके पास ज्यादा शक्ति थी। जब अदाई चुप रहा तो हुई ने पेकिंग ऑर्डर के बारे में पूरी आत्मविश्वास से बात की। उसने नए सदस्यों से कहा कि उन्हें सम्मान के तौर पर उसे बड़े भाई के नाम से बुलाना चाहिए। लेकिन जब उसने उन चारों को गुस्से से घूरते देखा तो वुडी तुरंत पीछे हट गया और माफी मांगी।
ये स्पष्ट है कि जब भी गुई आसपास होता है तो वह हमेशा हंसी लाता है। महल के बाहर ऊपरी दायरे की सेना युद्ध के मैदान से पीछे हटने लगी। दुचेन को देखते हुए ली पिंगर ने दुख भरे अंदाज में अपने पिताजी से पूछा कि क्या वह कभी वापस आएगा। उसके पिताजी ने आह भरकर कहा कि उसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गुआंगांग कोई ऐसा व्यक्ति था जहां वे कभी नहीं पहुंच सकते थे। दृश्य लूमिन के समूह में बदल गया, जहां एक बूढ़ा आदमी शिकायत कर रहा था कि यह यात्रा पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। लूमिंग की लड़की ने उससे उसके घावों के बारे में पूछा। लूमिंग ने स्वीकार किया कि वे ऊपरी दायरे में जाल के बारे में बहुत भोले थे और निचले दायरे में वापस जाना ही सही फैसला था। 2 हफ्ते बाद अपने घर पर दुचांग बोर महसूस कर रहा था, क्योंकि सिस्टम ने उसे कोई नया मिशन या इनाम नहीं दिया था। पहले उसने सोचा था कि सिस्टम सिर्फ मजबूत बनने का एक जरिया है, लेकिन जब से उसे दानव स्वामी होने की याद आई थी, तब से वह चुप हो गया था। वह सोचने लगा कि चुने हुए लोगों और सिस्टम के बीच क्या संबंध है, या ये सिर्फ उसकी दानव स्वामी आत्मा का हिस्सा था। अंधेरे में अकेले बैठे दुचांग ने आह भरी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ट्रांसमिग्रेटर होने की उसकी यादें धुंधली होने लगी थीं। उसे थका हुआ महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि इतनी सारी साजिशों के बाद वह बस थक चुका था। अचानक गुइजार चुपचाप उसके पीछे आ गई। उसकी अकेली पीठ को देखकर उसकी शिनाई को दुख हुआ कि उसने इतनी जल्दी उसकी उदासी पर ध्यान नहीं दिया। उसे भविष्य की वह भयानक दृष्टि याद आई जहां गुइचांग एक दानव स्वामी बन गया और सब कुछ मिटा दिया। उसने खुद से वादा किया कि वह उस बुरे सपने को कभी सच नहीं होने देगी। पीछे से एक गले लगने का एहसास करते हुए गुआंग मुस्कुराया, तुरंत जान गया कि यह शिनाई थी। शिनाई ने बस उसे बिना कुछ कहे कसकर पकड़ लिया। चुप्पी तोड़ने के लिए गुआंग ने उससे चिढ़ाया और पूछा कि वह इतने समय से कहाँ छिपी हुई थी। दुचेन ने मुंह बनाकर कहा कि वह मजबूत बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन वह उससे आगे नहीं निकल पा रही थी। गुआंगांग हंसा और कहा कि वह जरूर उसे बहुत याद कर रही होगी, जो उसकी खबरों पर इतनी बारीकी से नजर रख रही थी। उसे कहा कि वह इतना आत्ममुग्ध न हो। गुआंगांग मुस्कुराया और उसे घर ले जाने की पेशकश की, क्योंकि उसके गुरु शायद बहुत चिंतित होंगे। एक बार फिर उसे गुआंग द्वारा उसके गुरुओं को मारने की वह दृष्टि याद आई जब वह मर गई थी। उसने खुद से कहा कि उसे अब से उस पर बहुत कड़ी नजर रखनी होगी। बातचीत के बाद वे दोनों छोटे से गांव की ओर चल पड़े, जहां चारों गुरु इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उसने जोर से घोषणा की कि वह वापस आ गई है। थोड़ी अजीबोगरीब मुलाकात के बाद उसने आधिकारिक तौर पर अपना सम्मान दिखाया। दुचेन भी इतने समय बाद शिष्टाचार से गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। गुरुओं ने उसे वापस अभिवादन किया, शिनाई के साथ उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। फिर एक प्यारी सी छोटी लड़की दौड़कर आए और दुचेन ने प्यार से उससे पूछा कि वह कैसी है। छोटी लड़की ने खुशी खुशी कहा कि वहां सब उसे प्यार करते थे और वह शिनाई के आसपास होकर बहुत खुश थी। गुरुओं ने चुपचाप सोचा कि अब वह कितना मजबूत हो गया है, वे शायद उससे भिड़ नहीं सकते थे। उसके बाद सब एक जीवंत पार्टी में शामिल हुए। उसकी शिनाई ने अचानक शराब पीना शुरू कर दिया, जिससे गुआंगांग पूरी तरह से चौंक गया। वह भ्रमित था, क्योंकि वह पहले कभी शराब नहीं पीती थी। गुरुओं में से एक ने चिंतित होकर पूछा कि क्या उसे कुछ परेशान कर रहा है, जिससे वह इस तरह शराब पी रही है। पूरी तरह से नशे में धुत होकर उसने जोर से गुआंगांग से कहा कि वह सिर्फ चाय पीने के बजाय उसके साथ शराब पिए। गुआंगांग ने व्यंग्य करते हुए कहा कि वह बेवकूफों के साथ शराब पीने की आदत नहीं डालता। नशे में धुत लड़की ने उसकी बाह पकड़ी और जोर दिया कि वह बेवकूफ नहीं है, क्योंकि वह उसकी बहन है। ये देखकर सभी गुरु पूरी तरह से चकित रह गए। हु चांगई ने एक कोमल मुस्कान दी, क्योंकि अपनी बहन को इतना प्यारा व्यवहार करते देखना दुर्लभ था। लेकिन जैसे ही वह कुछ महत्वपूर्ण कहने वाली थी, उसने अचानक उस पर उल्टी कर दी, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। सीन शिफ्ट होता है और हमें वेडिंग रूम में सेंट एस चुछुआगू चेंज को दिखाया जाता है। चुछु कहती है, चेंज फाइनली, मैं जो चाहती थी वो दिन आ गया। चांगे कहता है, चुप रहो मेरी पत्नी, तुम हर साल यूं ही समृद्ध और खुशहाल रहो। चुछु कहती है, हम। सीन शिफ्ट होता है और चुछु हमें बेडरूम में जागते हुआ कहती है, क्या ये सब ड्रीम था।